नमस्कार। हमारा काम सिस्टम को समझना है, किसी व्यक्ति को नहीं। आज हम गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को वहां के आंकड़ों और हकीकत की नजर से परखेंगे। देखिए, ये किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में विश्लेषण नहीं है। ये तो शासन और राजनीति के उस सिस्टम को समझने की कोशिश है जिसमें एक मतदाता अपनी उम्मीदें और परेशानियां लेकर हर 5 साल में एक फैसला लेता है। हमारा मकसद सिर्फ उस फैसले के पीछे के पैटर्न को पकड़ना है ताकि भविष्य में एक बेहतर और जवाबदेह शासन की नींव रखी जा सके। उत्तर प्रदेश ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत की राजनीतिक चेतना का केंद्र है। यहाँ की जमीन पर जो सियासी फसल उगती है ना, उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और इसी प्रदेश के दिल में बसा है गोरखपुर। ये बस एक शहर या संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि दशकों से एक खास राजनीतिक विचारधारा और शक्ति का प्रतीक रहा है। यहाँ की राजनीति सिर्फ चुनावी गणित तक ही सीमित नहीं है, वो तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, उनकी आस्था, उनकी सुरक्षा की भावना और अपने भविष्य की चिंताओं से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो कोई भी रणनीति बनाने से पहले इस जमीन की नमी, इसकी सख्ती और इसके मिजाज को समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल महज चुनाव जीतने या हारने का नहीं रह जाता। असल सवाल है इंजीनियरिंग का। सोचिए, जब एक तरफ एक इतना मजबूत किला हो जिसकी हर एक ईंट दशकों के भरोसे और संगठन से बनी हो, तो कोई नया दावेदार उस किले में अपनी जगह कैसे बना सकता है? ये सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं, ये एक व्यवस्था का मुकाबला है। ये एक स्थापित सिस्टम के सामने एक नया, ज्यादा असरदार और ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम पेश करने की चुनौती है। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी चुनौती के हर पहलू को परत दर परत खोलेगा। इस विश्लेषण का सफर हम 5 हिस्सों में तय करेंगे। सबसे पहले हम उस राजनीतिक जमीन को समझेंगे जहां ये मुकाबला हो रहा है। फिर हम आंकड़ों से मिलने वाले संकेतों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इस राजनीतिक किले की बनावट का विश्लेषण करेंगे। फिर एक चैलेंजर के लिए एक व्यावहारिक ब्लूप्रिंट की रूपरेखा देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि चुनाव की ये पूरी कवायद शासन से कैसे जुड़ती है। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जमीन की हकीकत को समझे बिना कोई भी रणनीति बस कागज पर ही सिमट कर रह जाती है। और गोरखपुर की राजनीतिक मिट्टी काफी गहरी और जटिल है। ये इस क्षेत्र की सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। ये सीट सिर्फ किसी पार्टी का गढ़ नहीं है, इसका प्रतिनिधित्व सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां एक ही केंद्र में आकर मिल जाती हैं। ये किसी भी चैलेंजर के लिए एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ पार्टी का मजबूत संगठन और दूसरी तरफ सरकार की पूरी मशीनरी। ऐसे माहौल में सार्वजनिक संवाद की गरिमा बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है कि हर नागरिक को बिना किसी डर के सूचित होकर अपनी राय रखने का अधिकार हो और वो इस अधिकार का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करे। अच्छा, अब हम धारणाओं और कहानियों से हटकर सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आंकड़े हमें वो कहानी सुनाते हैं जो अक्सर नारों के शोर में दब जाती है। आंकड़े हमें बताते हैं कि मतदाता असल में कर क्या रहा है, न कि सिर्फ वो जो वो कह रहा है। 66.18% ये महज एक नंबर नहीं है। 2022 के चुनावों में ये सत्ताधारी दल का वोट शेयर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोट देने वाले हर 3 में से 2 लोगों ने सत्ताधारी दल को चुना। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये एक प्रचंड जनादेश है। ये आंकड़ा विपक्ष के लिए बची हुई राजनीतिक जगह को भी साफ दिखाता है, जो कि महज 34% है और वो भी कई हिस्सों में बटी हुई। और ये है जीत का अंतर, 1,03,390 वोट। ये संख्या हमें उस किले की दीवार की मोटाई बताती है। इतना बड़ा मार्जिन किसी भी सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। ये साफ दिखाता है कि सत्ताधारी दल का अपने कोर वोटर बेस पर नियंत्रण कितना गहरा और कितना अनुशासित है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, ये राजनीतिक प्रभुत्व का एक प्रदर्शन है। आइए इस डैशबोर्ड पर थोड़ा वक्त बिताते हैं। ये हमें पिछले 1 दशक की पूरी कहानी बताता है। पहली चीज देखिए, मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है। 2012 में 3.5 लाख से बढ़कर 2022 में 4.5 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ मतदान का प्रतिशत यानी टर्नआउट बहुत ही मामूली बढ़ा है, 46% से बस 54% तक। मतलब आज भी लगभग आधे वोटर घर पर ही रहते हैं। अब सबसे अहम ट्रेंड देखिए, भाजपा का वोट शेयर। ये 49% से बढ़कर 55% और फिर 66% तक पहुंच गया। और इसी के साथ जीत का मार्जिन 47,000 से बढ़कर 1 लाख के पार चला गया। ये एक स्थिर और लगातार बढ़ती हुई ताकत का साफ पैटर्न है। ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ तरीके से दिखाता है।
देखिए, ये कोई एक बार की चुनावी लहर नहीं है। ये एक लगातार ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ है। ये दिखाता है कि पार्टी ने न सिर्फ अपने कोर वोट बैंक को सहेज कर रखा है, बल्कि उसमें लगातार नए वोटर समूहों को भी जोड़ा है। यह प्रभुत्व के विस्तार की एक तस्वीर है जो समय के साथ और मजबूत होती गई है। इस राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ की सामाजिक बुनावट को देखना भी जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो 92% हिंदू और 8% मुस्लिम आबादी है। हिंदू आबादी में भी ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज ये प्रमुख सामाजिक समूह हैं। हर चुनाव में राजनीतिक दल इन्हीं सामाजिक समूहों को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश करते हैं। यही सामाजिक संरचना राजनीतिक लामबंदी का आधार बनती है। और अब उस आंकड़े पर वापस आते हैं जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, कम मतदान। जब आधे मतदाता वोट ही नहीं डालते तो इसका क्या मतलब है? इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि ये उस पार्टी को फायदा पहुंचाता है जिसका वोटर प्रतिबद्ध और अनुशासित है। जो वोटर निराश है या जिसे लगता है कि नतीजा तो पहले से ही तय है, वो घर पर रह जाता है। सत्ताधारी दल के लिए ये एक साइलेंट एडवांटेज या मूक लाभ बन जाता है। इस उदासीनता को तोड़ना और ये विश्वास दिलाना कि हर एक वोट मायने रखता है, किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हो रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस किले की बनावट आखिर है क्या? इसकी ताकत के पीछे कौन से सिस्टमैटिक कारण हैं? इस किले की ताकत 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, उच्च जाति और शहरी हिंदू वोटों का मजबूत एकीकरण। दूसरा, मुख्यमंत्री की अपनी व्यक्तिगत अपील और स्थानीय पहचान। तीसरा, विकास और हिंदुत्व का दोहरा नैरेटिव, जिसे अक्सर डबल इंजन सरकार कहा जाता है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने से योजनाओं को लागू करने और एक ही कहानी पेश करने में आसानी होती है। चौथा स्तंभ है एक बटा हुआ विपक्ष जो सत्ता विरोधी वोटों को बिखेर देता है। और पांचवां और शायद सबसे अहम स्तंभ है एक विशाल और अनुशासित पार्टी मशीनरी जो हर बूथ पर हर वोटर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। अब अगर हम विपक्ष की स्थिति का आकलन करें तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। उनकी सबसे बड़ी ताकत इंडिया ब्लॉक गठबंधन में है, जिसमें भाजपा विरोधी वोटों को एक जगह इकट्ठा करने की क्षमता है। वो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता के असंतोष का फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। जो चैलेंजर हैं राणा राहुल सिंह, उनका नाम लोगों के बीच बहुत जाना पहचाना नहीं है। डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी लगभग ना के बराबर है और ऐतिहासिक रूप से इस सीट पर उनकी पार्टी का प्रदर्शन भी काफी कमजोर रहा है। ये एक मुश्किल चढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं। तो इन सभी चुनौतियों को देखते हुए एक चैलेंजर के लिए आगे का रास्ता क्या है? अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां हम समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ये एक डेटा पर आधारित, व्यवस्थित और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। किसी भी सफल रणनीति की शुरुआत लोगों की असली समस्याओं को समझने से होती है, उनकी तकलीफों को महसूस करने से। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष हैं। युवा बेरोजगारी, जो उत्तर प्रदेश में करीब 23% है और शहरों में तो ये और भी गंभीर है। महंगाई, जो गरीब और मध्यम वर्ग दोनों की कमर तोड़ रही है। स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधाओं में कमी। एक चैलेंजर को इन्हीं जमीनी मुद्दों को अपनी आवाज बनानी होगी। उसे ये दिखाना होगा कि वो इन समस्याओं को सिर्फ समझता नहीं, बल्कि उन्हें हल करने का एक ठोस प्लान भी लगता है। इसके बाद आती है एक चरणबद्ध कार्य योजना, एक 90 दिन की उल्टी गिनती। ये कोई हवाई प्लान नहीं, ये एक अनुशासित ऑपरेशनल गाइड है। चुनाव से 90 दिन पहले उम्मीदवार की घोषणा से लेकर 60 दिन पहले शिकायत क्लिनिक शुरू करने तक, 30 दिन पहले रैलियों और डिजिटल पुश को तेज करने से लेकर आखिरी हफ्ते में घर घर जाकर संपर्क करने तक, और चुनाव के दिन अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने का एक मजबूत सिस्टम। हर कदम पिछले कदम पर बनता है और धीरे धीरे एक लहर पैदा करता है। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है। एक असरदार डिजिटल रणनीति का मतलब सिर्फ पोस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है हर मोहल्ले के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और उन तक सीधी जानकारी पहुंचाना। जमीन पर किए जा रहे काम के छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों का भरोसा जीतना। झूठी खबरों और अफवाहों का तुरंत और सबूतों के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहना। और सबसे जरूरी, लोगों से उनकी अपनी भाषा हिंदी और भोजपुरी में बात करना, ताकि एक गहरा जुड़ाव बन सके। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। चुनाव जीतना अपने आप में कोई मंजिल नहीं है,
ये तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली मकसद है एक ऐसा जनादेश हासिल करना जो एक बेहतर और जवाबदेह शासन की नींव बन सके। ये उद्धरण हमारे काम के दर्शन को बताता है। चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। एक सफल अभियान सिर्फ वोट नहीं मांगता, वो लोगों की समस्याओं का डेटा इकट्ठा करता है, उनकी जरूरतों को दर्ज करता है और उस डेटा का इस्तेमाल शासन का एक बेहतर मॉडल बनाने के लिए करता है। और इस प्रक्रिया में हर नागरिक की निजता और उनके डेटा की सुरक्षा का सम्मान सर्वोपरि है। भारत का डीपीडीपी कानून भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि नागरिकों से उनका डेटा उनकी सहमति से लिया जाए और उसका इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए हो जिसके लिए सहमति दी गई है। एक अच्छी राजनीति इन मूल्यों का हमेशा पालन करती है। तो अंत में जीत का रास्ता खोखले वादों से नहीं गुजरता, वो एक भरोसेमंद और कार्रवाई करने योग्य ब्लूप्रिंट पेश करने से बनता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये बताए कि नौकरियां कैसे पैदा होंगी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं कैसे बेहतर होंगी, और सबसे जरूरी, सरकार और जनता के बीच जो भरोसा टूट गया है वो कैसे फिर से कायम होगा। जब एक चैलेंजर सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक विश्वसनीय योजना पेश करता है, तभी वो एक राजनीतिक मुकाबले को एक सार्थक बदलाव की उम्मीद में बदल सकता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0840 0416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।